हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो गैसियस स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भैया डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और आज की जो क्लास है इसमें बहुत ही जरूरी टॉपिक, बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। और ये वास्तव में जो है एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब है कि इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर पूछी जाती है, और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है ये हम आज सीखने वाले हैं। और इसको जो है वो हम बोल देते हैं भैया कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम्स। देखिएगा जरा, कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिएगा टॉपिक जो है वो बहुत ही आसान सा है, समझने लायक टॉपिक है। अच्छे से समझोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से देखना जरा कि कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम्स क्या है। या तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के दे देगा, या फिर जो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये डायग्राम के फॉर्म में भी आपको लिख के दे सकता है। आपको जो दोनों ही केस में क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि क्या कंसेप्ट लगाना है। जैसे क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। और मैं लैंग्वेज भी इसकी लिख दूंगा, देखना जरा। अच्छा, यहां पर जो है ना दो केस बनते हैं। पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे, और केस फर्स्ट जो है ऐसा है। केस फर्स्ट क्या भाई, इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ बल्ब्स, ठीक है, आर सेम। क्या आपको दो बल्ब देगा और उनका दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। देखो जी कंडीशन ऐसी, अब लेता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, कि भैया ये दो बल्ब है इस तरीके से, ठीक है। ये तो है, इधर तो है बल्ब ए, ये है बल्ब बी, ठीक है। और यहां पर जो है वो एक वाल लगा होता है जो कि बेसिकली दोनों तरफ जो गैसें हैं इनको मिक्स होने से रोकता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉप कोक। दिस इज स्टॉप कोक। जब स्टॉप कोक लगा है तब तो जो है वो हम बोलेंगे कि बेसिकली दोनों गैसें जो है आपस में मिक्स नहीं होगी। स्टॉप कोक अगर बंद है तो दोनों गैसें जो है आपस में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। इस तरफ जो है वो आपको दिया, जैसे मान लो इधर आपको दे दिया 5 मोल H2 और इधर दे दिया 2 मोल N2, ठीक है, या O2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 मोल O2। और हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों रिएक्शन नहीं करेगी। इसका टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, और इसका भी टेम्परेचर जो है वो कितना है, 300 केल्विन। इसका वॉल्यूम आपको दे दिया जैसे मान लो 5 लीटर, और इसका वॉल्यूम आपको दे दिया कितना, 3 लीटर। कंडीशन ऐसी है, ठीक है, दो बल्ब है और इस तरीके से जो है वो दोनों को जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज से, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। जैसे मैं यहीं पर अगर लिखूं कि इसी चीज की, ये तो डायग्राम बना के दिया, डायग्राम नहीं देगा आपको, लैंग्वेज देगा। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया कि टू बल्ब्स A and B are connected by a narrow tube of negligible volume and both bulbs are kept at 300 Kelvin, ठीक है। If bulb A is filled with 5 moles of H2 and bulb B is filled with ये दे दिया आपको 2 moles of O2 and volume of A and B is 5 liter and 3 liter respectively, ठीक है। then calculate, ठीक है। तो अब आपको बोल दिया कि कैलकुलेट करो। देखो सेम टू सेम इस तरीके की लैंग्वेज आपको लिख के देगा, और ध्यान ये रखना है कि भैया टेम्परेचर जो है वो दोनों बल्बों का क्या है, सेम है। तो हमारा पहला केस यही है
कि टेम्परेचर ऑफ बोथ बल्ब्स आर सेम, कि दोनों बल्बों का टेम्परेचर अगर सेम है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी चीज है। तो जैसे आपको यहां पर दो चीजें कैलकुलेट करवाएगा। पहला आपको बोल दिया कि कैलकुलेट द प्रेशर इन बोथ bulbs if stopcock is closed। ठीक है कि भैया अगर स्टॉपकॉक बंद है, स्टॉपकॉक इज क्लोज्ड, तो आपको क्या करना है, दोनों बल्ब में प्रेशर कैलकुलेट करना है। और सेकंड ऐसा ही है कि द प्रेशर इन बल्ब्स या बोथ बल्ब्स इफ stopcock is open। ठीक है कि अगर आपने स्टॉपकॉक को हटा दिया या ओपन कर दिया तो अब जो वो टोटल प्रेशर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको पूछेगा कि भाई दो केस बनते हैं। एक तो केस फर्स्ट कि अगर दोनों बल्बों का टेम्परेचर सेम हो, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो ये दो क्वेश्चन। और मान लो यहीं पर अगर मैं कह दूं कि एक बल्ब तो 300 पर है, दूसरा बल्ब 400 पर है, तो इस केस में जो है वो बेसिकली दोनों बल्बों में प्रेशर क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर इन बोथ बल्ब इफ स्टॉपकॉक इज क्लोज्ड, कि अगर स्टॉपकॉक बंद है, स्टॉपकॉक लगा हुआ है, ठीक है, तो भैया देखो पहली बात तो ये जो ट्यूब है ना, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो इसके वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब अगर स्टॉपकॉक लगा हुआ है तो मुझे बताओ कि दोनों बल्बों में अलग अलग गैस है और दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों कंटेनर अलग है, दोनों बल्ब अलग है। कि अगर स्टॉपकॉक लगा हुआ है, ठीक है, तो देखो दोनों बल्ब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे भैया, ये तो है अपने पास बल्ब ए और ये है अपने पास क्या, बल्ब बी। आप एक काम करो, दोनों क्योंकि अलग अलग कंटेनर है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो आप दोनों पर अलग अलग PV = nRT लगा सकते हो। मैं इस पर जो है PV = nRT लगा देता हूं और इधर दूसरी तरफ PV = क्या लगा दूं, nRT लगा दूं। तो अगर मैं ऐसा करूं तो भैया देखो प्रेशर आपको ए में कैलकुलेट करना है। ए का वॉल्यूम कितना है 5 और ए में नंबर ऑफ मोल कितने हैं 5, एन की वैल्यू और आर 1/12, टेम्परेचर कितना आ गया 300, ये तो कैंसिल हुआ। यहां पर तो प्रेशर आएगा कितना 25 atm। ये लो जी, ए में प्रेशर आ गया कितना 25 atm। और दूसरा है भैया बी में जो है हमारे पास प्रेशर हमें कैलकुलेट करना, वॉल्यूम इसका कितना है 3 लीटर, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर वही कितना 300, ये कैंसिल करूंगा, ये कितना 25, तो ये आ गया हमारे पास कितना 25 है ना, 50 बाय कितना 3 atm। ये लो जी, ठीक है। तो आप देखो जरा कि बी में बल्ब कम है, बी जो है उसमें प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो भैया देखो एक चीज में कंसेप्ट बता देता हूं आपको, बहुत ही सीधा सा काम, कि अगर स्टॉपकॉक लगा हुआ है, ठीक है, तब तो आपको क्या करना भैया, दोनों में अलग अलग PV = nRT लगाना है, चाहे टेम्परेचर सेम हो चाहे टेम्परेचर अलग अलग हो। क्या भाई मान लो अगर यहाँ पर टेम्परेचर इसका 400 केल्विन भी होता तो भी हम सेम टू सेम यही काम करते। ठीक है, कि अगर स्टॉपकॉक बंद है, लगा हुआ है, तो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता और आपको जो डायरेक्टली ये काम करना होता है। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरा वाला देखो, इन प्रेशर इफ प्रेशर है ना, वो आपको कैलकुलेट करना है जब स्टॉपकॉक आपने क्या कर दिया, खोल दिया। तो भैया देखना जरा कि अगर स्टॉपकॉक हमने खोल दिया, इसको मैं बैठा रहा हूं, स्टॉपकॉक अगर आपने खोल दिया तो अब दोनों बल्बों में हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप कुछ सोचो कि अगर जो हो स्टॉपकॉक हम खोल देंगे, ठीक है, अभी कंडीशन ये है कि ये तो है अपने पास बल्ब ए, ठीक है, इधर वही कि 5 मोल क्या है NH2, ये तो कितने हैं 5, और इधर है अपने पास NO2 कितने हैं 2, और ये स्टॉपकॉक लगा हुआ है। ठीक है, ये तो है अपने पास बल्ब ए, ये है बल्ब बी, और यहाँ पर जो टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया कितना 5 लीटर, और यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया कितना 3 लीटर। अभी कंडीशन ऐसी है। अब स्टॉप को क्या कर दिया, खोल दिया भैया जी। जैसे ही मैंने स्टॉप को खोला तो अब कंडीशन ऐसी आ गई, ठीक है, कंडीशन ऐसी आ गई,
ठीक है, क्या टेम्परेचर तो इसका भी 300 केल्विन था, इसका भी टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन था, इसका वॉल्यूम जो है 5 लीटर। अब देखना जरा कि जैसे ही आप स्टोव को खोलोगे ना तो गैसें आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, दोनों गैसें मिक्स हो जाएगी आपस में। और जब गैसें आपस में मिक्स होगी तो मुझे बता दो अब पूरा कंटेनर जो है कि दोनों गैसें पूरे कंटेनर में फैल गई, क्योंकि गैसें हमेशा जो जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम होता है पूरा ऑक्यूपाई करती है, तो गैसें पूरे कंटेनर में फैल गई। मुझे बता दो कंटेनर का टोटल वॉल्यूम कितना लूंगा, तो इस केस में टोटल वॉल्यूम हम लेंगे कितना 5 + 3 टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम विल बी कितना 8 लीटर। अब जो है जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम वो 8 लीटर के अकॉर्डिंग करेंगे, 8 लीटर के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये काम तभी करना है जब दोनों बल्बों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। अगर मान लो इधर जो टेम्परेचर अपने पास 300 होता और इधर टेम्परेचर 400 होता तो हम वॉल्यूम को ऐड नहीं करते, ये मैं अगले केस में बताऊंगा, केस सेकंड में। तो भैया जी इस केस में टोटल वॉल्यूम कितना ले लिया हमने, 8 लीटर ले लिया। अब एक चीज और कि भाई देखो जैसे ही आप क्या करोगे ये स्टॉक को हटाओगे तो गैसें आपस में मिक्स होगी, गैसें मिक्स होगी, कब तक मिक्स होगी, जब तक कि पूरे कंटेनर में प्रेशर जो वो एक जैसा नहीं हो जाए। कि भैया अभी भले जो प्रेशर क्या है डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही आप स्टॉक को हटाओगे वैसे ही पूरे कंटेनर में प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि पी फाइनल की वैल्यू पूरे कंटेनर में क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मुझे बताओ कि यहां पर गैस के मोल कितने थे 5, यहां पर गैस के मोल कितने थे 2। अब स्टॉक को मुझे बताओ अभी टोटल दोनों के मिला के टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल 7 है ना। तो आप स्टॉक को खोल दोगे तो मुझे बताओ ऐसा थोड़ी ना होगा कि दोनों के मिला के टोटल मोल 10 हो जाएंगे, या दोनों के मिला के टोटल मोल कितने 4 हो जाएंगे, तो टोटल मोल तो उतने 7 ही रहेंगे। यानी मैं ऐसा बोलूंगा देखो जरा कि जो एन फाइनल है ये इक्वल होगा किसके, NH2 + NO2। क्या इस बात से आप सहमत है कि n फाइनल जो हो NH2 + NO2 के सम के इक्वल होगा, है ना। n इनिशियल और n फाइनल दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो बस यही हमारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या रहेगा, कांसेप्ट रहेगा। अब देखो कि हमें ये पता है हम PV = nRT किसी भी गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको जो n फाइनल लिखना है तो मैं पूरे कंटेनर पर यानी इस पूरे कंडीशन में जो है वो n फाइनल तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल ही होगा। अब यहां से अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकालूं ना तो ये किसके इक्वल है, PV/RT के इक्वल है, नंबर ऑफ मोल इसके इक्वल है। तो यहां पर देखो n फाइनल की जगह मैं लिखूंगा P फाइनल V फाइनल डिवाइड बाय RT, और NH2 इसकी जगह क्या लिखूंगा PH2 VH2, ठीक है, डिवाइड बाय क्या लिखूं RT, ऐसा लिखूं। या फिर देखो ये हमें करने की जरूरत ही नहीं है ना, और यहां पर जो है वो मैं लिखूंगा क्या PO2 VO2 डिवाइड बाय क्या RT, मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना। या फिर देखो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें ये डायरेक्टली पता है कि हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, तो हाइड्रोजन के मोल तो कितने हैं 5, और ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 2। ठीक है, यहां से हम क्या कर ले पी फाइनल निकाल ले, तो पी फाइनल है ना, V कितना है वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया भैया कितना 8, 5 + 2 कितना 7, R की वैल्यू कितनी 1/12, टेम्परेचर कितना है 300, तो ये आया हमारे पास कितना 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा P फाइनल कितना 175 बाय कितना 8 atm। दिस इज आंसर, दिस इज द फाइनल प्रेशर इन कंटेनर। कि भाई जैसे ही आपने स्टॉक को ओपन किया तो स्टॉक को ओपन करते ही यहाँ पर अब हाइड्रोजन भी है ना, हाइड्रोजन भी है प्लस NO2, पूरे कंटेनर मिला के कितने मोल हो गए 7 मोल हो गए। अब हम ये मानेंगे कि पूरा कंटेनर एक ही है, पूरा कंटेनर एक ही है, तो P फाइनल V फाइनल टोटल मोल तो कितने होने 7 होने, तो PV = nRT हमने लगा दिया। सिंपल सा काम है, पूरे कंटेनर पर PV = nRT आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये काम करना है कब, जब दोनों बल्बों का टेम्परेचर कैसा हो, सेम हो। ठीक है, तो देखो दोनों केस हमने देख लिए। सेकंड केस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों बल्बों का टेम्परेचर कैसा हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लो इसी केस में हमने जो है केस सेकंड ले लेते हैं पहले, है ना, कि इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ बल्ब्स आर डिफरेंट, दोनों का टेम्परेचर कैसा है, डिफरेंट है, टेम्परेचर इज डिफरेंट। ठीक है, सेम टू सेम केस बल्ब A 400, ये बस यहां पर मैं इतना चेंज कर रहा हूं 400 केल्विन। ठीक है, एक 300 पर है, एक 400 पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में वर्डिंग थोड़ी सी बदल जाएगी, ध्यान से देखो जरा कि टू बल्ब्स A and B आर कनेक्टेड बाय ए नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड बोथ बल्ब्स आर केप्ट, या इसको मैं अब देखो ऐसा लिखूंगा कि बोथ बल्ब्स आर केप्ट in a
in a bath of 300 and 400 Kelvin, bath of 300 and 400 Kelvin respectively। ठीक है, फिर आगे बोला है कि बल्ब ए इज फिल्ड विथ, ये ऐसा है, बल्ब ए, ठीक है, इज यहां लिखा है फिल्ड विथ, ठीक है, ये filled with 5 moles of H2 and bulb B is filled with 2 moles of O2, सेम टू सेम है, बस इतनी लैंग्वेज चेंज करिए। आप ध्यान से देखो कि 2 bulbs A are being connected, narrow tube, negligible volume, both bulbs are kept in a bath of, ठीक है। तो ये लाइन अगर आपको देखने को मिल जाए तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि kept in a bath of 300 Kelvin and 400 Kelvin। देखो बाथ का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया है और उस एरिया में बीच में जाके जो आपने ये बल्ब रख दिए, कि जैसे मान लो क्या टेम्परेचर यहाँ कितना है 300, या मान लो यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री रख दिया मैंने, तो क्या किया, बहुत सारी बर्फ ली और उस बर्फ के बीच में ले जाके ये बल्ब रख दिया, तो अब इससे क्या होगा, टेम्परेचर 0 मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर जो वो कांस्टेंट रहेगा। तो बात का मतलब है कि आपने जो इन बल्बों को एक ऐसी जगह रखा है जहां पर टेम्परेचर 300 और 400 केल्विन का क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये बात का मतलब होता है। आई होप आपने जो है इस चीज को समझा होगा कि भाई बात का मतलब ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और दोनों बल्बों को जो 300 और 400 केल्विन की बात में रखा है, इसका मतलब एक जगह टेम्परेचर 300 केल्विन कांस्टेंट है और दूसरी जगह टेम्परेचर जो 400 केल्विन कांस्टेंट है। तो ये चीज है भैया अपने पास। अब देखिएगा कि अब वही सेम चीज कि पहला आपको बोल दिया कि कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ बोथ बल्ब्स इफ स्टॉप कोक इज क्लोज्ड, एंड सेकंड इज कैलकुलेट द प्रेशर इन बोथ बल्ब्स इफ स्टॉप कोक इज ओपन, कि अगर स्टॉप कोक बंद है खुला है, दोनों ही केस में प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। देखो जरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही सीधा सा काम कि भाई आपको क्या करना है, आपको काम ये करना है कि भाई अभी मैंने कहा था चाहे टेम्परेचर सेम हो चाहे अलग हो, अगर स्टॉप कोक लगा हुआ है, अगर स्टॉप कोक बंद है, उस केस में हमें यही मानना है कि दोनों बल्ब क्या है, अलग अलग है। तो पहला है इफ स्टॉप कोक इज क्लोज्ड, तो अगर स्टॉप कोक क्लोज है तो दोनों बल्बों को हम क्या मानेंगे, अलग अलग। ये बल्ब ए हो गया, ये हो गया भैया बल्ब बी, दोनों को अलग अलग मानो और दोनों पर अलग अलग क्या लगा दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो। तो यहां पर मैं लगाता हूं भैया जी पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहां पर भी मैं लगाता हूं पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर जो है ना हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कि इधर प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो पी वॉल्यूम इसका कितना है 5 इक्वल टू एन, इस तरफ मोलों की नंबर ऑफ मोल कितना है 5, आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर कितना 300, तो ये तो उतना ही आएगा अपने पास। प्रेशर कितना 25 एटीएम, क्योंकि यहां तो कुछ चेंज किया ही नहीं है। दूसरी तरफ चेक करते हैं, प्रेशर कितना P, वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, N की वैल्यू 2, R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर इज कितना 400 केल्विन। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा कितना 100, ये आएगा 3 और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो प्रेशर आएगा कितना 200 बाय कितना 9 एटीएम। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, प्रेशर है। अब ध्यान से देखो कि इधर प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, इधर प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो दोनों में हमने जो है प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। बल्ब ए में यहां पर तो प्रेशर हमारे पास आया कितना 200/9 और यहां पर प्रेशर जो कितना आया, यहां आया 25 एटीएम। ठीक है, ये लो दोनों में हमने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यह देखो कि दोनों ही केस में चाहे टेम्परेचर सेम हो चाहे टेम्परेचर डिफरेंट हो, दोनों ही केस में आपको क्या करना है, दोनों ही केस में बेसिकली अगर जो है वो स्टॉप को क्लोज है तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों कंटेनर अलग अलग है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और भैया दोनों का आपस में अगर कोई लेना देना नहीं है तो हम दोनों पर अलग अलग पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा, दोनों में बल्ब में हमने प्रेशर कैलकुलेट कर दिया। अब सेकंड जो है ना ये यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिएगा इसका तरीका जो है ना वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपने लिख लिया होगा, इसको तो मैं मिटा देता हूं, कोई काम का नहीं है। डायग्राम के फॉर्म में भी डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है, जरूर नहीं है लैंग्वेज लिख के आपको क्वेश्चन मिले या लैंग्वेज दे क्वेश्चन में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिएगा कि आपको बोला है कि कैलकुलेट द प्रेशर इफ स्टॉप कोक इज ओपन। अब यहां देखो कि होगा ये कि हमारे पास पहले कंडीशन जो है ना वो ऐसी है। ठीक है, क्या ये एक बल्ब हो गया, बल्ब ए,
और ये हो गया बल्ब बी। ठीक है ना, इसको ठीक कर देता हूं थोड़ा सा। और स्टॉप का भी लगा हुआ है। अभी हमारे पास प्रेशर कितना आया, इसका प्रेशर आया कितना, इसका प्रेशर तो आया 25 atm। ध्यान से देखो, अगर स्टॉप को ओपन करेगा और आपको ये प्रेशर नहीं दे रखा है तो भी भैया आपको प्रेशर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। इधर प्रेशर आया कितना 200/9, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 22.22 atm। ठीक है, इधर हमारे पास O2 है, कितने हैं 2, और इधर H2 है, H2 के मोल कितने हैं 5, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर है कितना 400 केल्विन। क्लियर है बात। अब आपने क्या कर दिया, स्टॉप को खोल दिया। तो जैसे ही स्टॉप को हटाता हूं तो अब कंडीशन ऐसी आई कि भैया जी ये तो है अपने पास बल्ब ए, है ना, और इधर जो है वो प्रेशर कितना है 25 atm, है ना। अब देखो होगा ये कि जैसे ही आप स्टॉप को खोलोगे ना, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, टेम्परेचर यहां पर है कितना 300 केल्विन, इसका है टेम्परेचर 400 केल्विन, इसका वॉल्यूम लिया था हमने कितना 5 लीटर और इसका वॉल्यूम कितना 3 लीटर। ठीक है, ऐसा है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, स्टॉप को खोलोगे, तो स्टॉप को खोलते ही दोनों गैस आपस में क्या होगी, मिक्स होगी। ध्यान रखना कि गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। क्या यहां पर जो है वैसे तो दोनों गैसें मिक्स होती है, ठीक है, लेकिन ये दोनों गैसें आपस में एक दूसरे की तरफ तब आती है जब टेम्परेचर जो है दोनों का सेम होता है। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो O2 भी इधर से इधर आएगी, अगर टेम्परेचर सेम होगा तो हाइड्रोजन भी इधर से इधर आएगी। लेकिन भाई अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है ना, तो हम ये बोलेंगे कि वो गैस शिफ्ट होगी जिसका प्रेशर ज्यादा होगा। जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रेशर से किधर, कम प्रेशर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि तब तक जाएगी जब तक कि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो जैसे ही आप ध्यान रखना, चाहे कैसा भी हो टेम्परेचर सेम डिफरेंट, स्टॉप को खोलते ही पूरे कंटेनर में प्रेशर क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा देखो कि स्टॉप को खोलने के बाद इधर प्रेशर हो जाएगा P फाइनल, इधर भी P फाइनल। हमें तो P फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अब क्या होगा ना कि हम ये मान के चलेंगे क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो जिस गैस का प्रेशर ज्यादा है वो गैस कम प्रेशर की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। उसके कुछ मोल जो है ना वो कम प्रेशर की तरफ चले जाएंगे। जैसे यहां पर जो प्रेशर 25, यहां पर 22.22, तो होगा ये कि यहां से कुछ हाइड्रोजन के मोल किधर चले जाएंगे, O2 की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो मुझे बताओ कि अगर इधर से O2 की तरफ मोल शिफ्ट किए, पहले थे कितने 5 थे, अब मुझे बताओ इधर मोल, मान लो x मोल ट्रांसफर हो गए, तो x मोल ट्रांसफर हो गए तो इधर बचे कितने मोल, 5 माइनस x मोल बच गए, और इधर कितने हो गए 2 प्लस x मोल हो गए। ये काम करता है कि इधर जो है वो मोल कितने, पहले थे 5 और मैंने ये बोला कि कुछ मोल हाइड्रोजन इधर से इधर चली गई, तो इधर तो मोल बच गए 5 माइनस x, इधर मोल हो गए कितने 2 प्लस x। अब हम क्या करते हैं भैया, देखो कि अगर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है तो भैया इस केस में अब पूरे कंटेनर का वॉल्यूम आपको ऐड नहीं करना है, ये दोनों कंटेनर हमें अभी अलग अलग ही मानने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर सेम था, हमने पूरे कंटेनर को एक ही ले लिया था, वॉल्यूम ऐड कर दिया था। लेकिन भैया टेम्परेचर अगर अलग अलग है तो दोनों बल्ब को आपको क्या मानना है, डिफरेंट ही मानना है। ये एक अलग बल्ब है, ये एक अलग बल्ब है, इसमें प्रेशर P फाइनल है, इसमें प्रेशर P फाइनल है, इसमें नंबर ऑफ मोल 5 माइनस x, इसका टेम्परेचर कितना 300, वॉल्यूम 5 लीटर, इसमें नंबर ऑफ मोल 2 प्लस x, इसका टेम्परेचर 400, वॉल्यूम कितना 3 लीटर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों बल्बों पर डिफरेंट अलग अलग PV इक्वल टू nRT लगाएंगे। तो इधर देखना, यहां लिख देता हूं, ये तो है बल्ब A, ये है भैया जी क्या बल्ब B, है ना। तो यहां पर PV इक्वल टू nRT, प्रेशर कितना P फाइनल, वॉल्यूम A का कितना 5 इक्वल टू n की वैल्यू हो गई कितनी 5 माइनस x, R टेम्परेचर कितना है इसका 300 केल्विन। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इधर लगाता हूं तो प्रेशर है P फाइनल, वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, और इक्वल टू n की वैल्यू हो गई n प्लस, मतलब नंबर ऑफ मोल हो गए 2 प्लस कितना x, और r की वैल्यू, r टेम्परेचर हो गया कितना 400 केल्विन। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब भाई ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ स्टॉप को खोलने के बाद हाइड्रोजन के कितने मोल जो है वो O2 की तरफ ट्रांसफर हुए, या स्टॉप को खोलने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए में मोल कितने थे और बी में मोल कितने थे। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। ये चीज मैं बेसिकली जो है जेईई एडवांस के लिए बता रहा हूं, नीट के जो भी बच्चे हैं वहां पर नीट में जो जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है,
ठीक है, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसके पहले वाला जो केस है ना, केस 1 है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। तो आप देखो जरा कि अब हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन है, दो अननोन चीजें हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 कर दूं, है ना, इसको तो मैं मिटा देता हूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर दूं, तो हमारे पास देखो पी फाइनल तो कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 तो क्या बनेगा, देखो 5/3, दूसरी तरफ कितना 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा 2 प्लस एक्स, और यहां पर हमारे पास कितना आएगा, ये तो 3 और ये कितना आएगा 4, है ना, सब कुछ कैंसिल होके हमारे पास कुछ इस तरीके की एक इक्वेशन बनेगी। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा जरा, ये आएगा 22 प्लस एक्स, दूसरी तरफ 15, 5 माइनस एक्स, सॉल्व करते हैं, 40 प्लस 20x इज इक्वल टू, ये आएगा 75 माइनस 15x, जो भी चीजें कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो, ये है कितना 35x इज इक्वल टू, टोटल कितना आएगा 35, ठीक है 35 ही आ रहा है ना, ओके, तो x इज इक्वल टू कितना 1, ये लो x की वैल्यू आ गई कितनी 1। कहने का मतलब इधर से इधर जाओ, एक मोल हाइड्रोजन जैसे ही ट्रांसफर होगी ना, जैसे ही एक मोल हाइड्रोजन, स्टॉप को खोला, एक मोल हाइड्रोजन जैसे ही इधर ट्रांसफर हुई, इधर मोल 4, इधर मोल कितने 3, इसका टेम्परेचर 300, इसका टेम्परेचर 400, इसका वॉल्यूम कितना 5 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना 3 लीटर। भैया इधर और इधर दोनों तरफ प्रेशर इक्वल, जैसे ही प्रेशर इक्वल होगा गैस का डिफ्यूजन बंद हो जाएगा, यहाँ वर्ड आया डिफ्यूजन, अगला टॉपिक अपना ही है। तो भैया जैसे ही गैस जो हो दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हुआ, गैस मिक्स होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख के जो है वो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं रख के इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो p फाइनल इंटू 5 इक्वल टू, ये कितना बचेगा 4, r की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर कितना 300, ये 25, ये 5, तो p फाइनल आ जाएगा कितना 20 atm। कि दोनों बल्बों में अभी प्रेशर क्या है, अलग अलग है, एक में 25 है, एक में 22.22 है, और जैसे ही जो है स्टॉप को खोलोगे तो पूरे कंटेनर में प्रेशर एक जैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 एटीएम का प्रेशर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम। तो कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम से इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपके अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये है, जो भी है ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इस चैप्टर का बहुत ही जरूरी पॉइंट है ना, आप समझ लो, वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं भैया डिफ्यूजन के बारे में। देखिएगा डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, समझो बात को, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो टॉपिक है भैया, इसी को हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के बच्चों के लिए भी और जेईई के बच्चों के लिए भी। और ये चीज जो है डिफ्यूजन का जो टॉपिक है ये आपके फिजिक्स में भी है, ठीक है। तो भैया वैसे भी इंपॉर्टेंट दो जगह है, दो सब्जेक्ट में एज इट इज है, तो जरूरी हो जाता है। डिफ्यूजन होता क्या है, तो आप सोचो कि डिफ्यूजन के लिए हम ये बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट शो करता है, स्पॉन्टेनियसली अपने आप शिफ्ट हो जाता है किधर से किधर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो यहां पर तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि भाई द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नॉन एज डिफ्यूजन, ठीक है। कि किसी भी सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए ये अपने आप ही होगा, कोई एक्सटर्नल एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप समझना जरा कि भैया कंडीशन ऐसी है, अब डिफ्यूजन किस में होगा मुझे आप बताओ, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा।
भैया सब में होता है। अगर आप सोच रहे हो केवल गैस में होगा तो आप गलत हो। डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। डिफ्यूजन सब में होता है, लेकिन इन केस ऑफ गैसेस इट्स रेट विल बी मैक्सिमम, है ना। मैं लिख देता हूं कि भैया देखो डिफ्यूजन में occurs in solid, liquid and gas, ठीक है। But in case of gases the rate of diffusion will be maximum, ठीक है। कि अगर हम रेट की बात करें ना तो भैया रेट ये रहती है कि सॉलिड में डिफ्यूजन की रेट सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैसेस में होती है। ये हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है। क्या आप सोचो कि जैसे गैस तो नॉर्मली डिफ्यूज होती है कि कोई भी गैस सिलेंडर है वाल आपने खोल दिया तो गैस अपने आप जो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो दूसरी चीज कि भाई लिक्विड, मेरे पास कोई सेंट की बोतल है, मैंने यहां पर खोल दी तो उसकी खुशबू जो पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो ये क्या है, डिफ्यूजन ही तो है। सॉलिड भी डिफ्यूज होता है, कपूर, कैम्फर, ठीक है। तो धीरे धीरे वोलेटाइल होता है सब्सटेंस, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, धीरे धीरे जो क्या हो जाता है, वेपराइज वोलेटाइल है, उड़ जाता है। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ही हो रहा है। कोई एक्सटर्नल आपको अलग से काम करने की जरूरत नहीं है, अलग से एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात। तो भैया ये है अपने पास एक तरीके से डिफ्यूजन। चलो अब देखो कि क्योंकि हम केवल गैसों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफ्यूजन में भी हम केवल गैसेस के डिफ्यूजन की ही बात करेंगे, ठीक है। अब कोई भी गैस है उसका डिफ्यूजन कब तक होता है, तो भैया किसी भी गैस का डिफ्यूजन तब तक होता है जब तक कि दोनों तरफ इसका पार्शियल प्रेशर इक्वल ना हो जाए। आप देखो जरा, मैं पहले इस चीज को लिखूंगा, है ना। डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस occurs unless its partial pressure becomes equal in both sides, ठीक है। तो डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक कि गैस का पार्शियल प्रेशर दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए। अब समझना इसको कि जैसे हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ये एक बल्ब है, ठीक है, यहां स्टॉपकॉक लगा है। अभी इधर प्रेशर जो है हाइड्रोजन का मान लो 5 एटीएम है ना, PH2, ये हमने 5 एटीएम ले रखा है। इधर जो है PO2 है, कितना, 2 एटीएम है, ठीक है। इसका टेम्परेचर T, इसका भी टेम्परेचर T है। यहां पर वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि आपने स्टॉपकॉक को खोल दिया, स्टॉपकॉक इज ओपन, ठीक है। अब स्टॉपकॉक जैसे ही खोलूंगा तो स्टॉपकॉक खोलते ही ये गैसें आपस में क्या होगी, मिक्स होगी, और गैसें आपस में मिक्स होगी तो हमें जो है वो ऐसी कंडीशन मिलेगी कि भैया दोनों का टेम्परेचर सेम है, और टेम्परेचर सेम है ना, तो अब ये दोनों गैसें आपस में मिक्स होगी। क्या गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होती है, ये चीज मैं बता देता हूं, है ना, कि गैसेस, यहां लिख लेना, गैसेस will always diffuse from high partial pressure to low partial pressure, ठीक है। हमेशा गैस जो है वो हाई पार्शियल प्रेशर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होती है। अब यहां पर देखो जरा कि ये दोनों गैसें आपस में मिक्स होगी। इधर हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, 5, मुझे बताओ इधर हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, 0, इधर तो है ही नहीं। इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 0। तो भैया जी होगा ये कि गैसें आपस में मिक्स होगी, और तब तक मिक्स होगी जब तक कि दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर इक्वल ना हो जाए। यानी कि इधर PH2 ये भैया कितना, 2.5 एटीएम, इधर भी PH2 2.5 एटीएम, इधर PO2 कितना, 1 एटीएम, और इधर भी PO2 कितना, 1 एटीएम। भैया जी गैसें तब तक मिक्स होती है जब तक कि दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर इक्वल ना हो जाए। अब आप देखो इधर टोटल प्रेशर कितना हो गया, 3.5, इधर भी टोटल प्रेशर कितना हो गया, 3.5, दोनों तरफ टोटल प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया।
अब जैसे ही टोटल प्रेशर सेम हुआ ना, तो गैसें जो डिफ्यूज होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यहां पर डिफ्यूजन क्या हो गया, बंद हो गया। आप कहोगे कि सर अभी जो कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम आपने करवाई थी, वहां पर तो आपने जो एक ही गैस को शिफ्ट किया, मैंने ये भी कहा था टेम्परेचर जो क्या है, डिफरेंट है, यहां टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो भैया जी ये आपको ध्यान में रखना है कि गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होती है, और कब तक डिफ्यूज होती है, जब तक कि दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर इक्वल ना हो जाए। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो भैया ये है डिफ्यूजन, ठीक है। थोड़ा सा हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अपने पास हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें एक चीज आती है भैया जी, इफ्यूजन। देखिएगा एक टर्म है इफ्यूजन, डिफ्यूजन के बाद में सेम ऐसा ही है, कोई ज्यादा इसमें जो वो डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज इफ्यूजन? देखो कि भैया इफ्यूजन, ठीक है। देखो क्वेश्चन में चाहे डिफ्यूजन लिखा हुआ है, चाहे क्वेश्चन में इफ्यूजन लिखा हुआ है, हमें तो दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करना, दोनों की कैलकुलेशन सेम, बस वर्डिंग थोड़ी सी अलग है। डिफ्यूजन की जगह कई बार इफ्यूजन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये मत सोचना कि सर इफ्यूजन क्या होता है ना। तो कुछ नहीं है, मैं ये बोलूंगा कि डिफ्यूजन ऑफ ए गैस फ्रॉम ए पिन होल एरिया इज कॉल्ड इफ्यूजन, ठीक है। ऐसी कंडीशन है कि यहां पर मैंने लिखा है कि डिफ्यूजन ऑफ ए गैस फ्रॉम ए पिन होल एरिया, ठीक है। आप ये मान के चलो एक ऐसी कंडीशन है कि ये गैस कंटेनर है, इसका पार्टीशन कर रखा है, यहां पर गैस है, ठीक है, और यहां पर आपने पिन ली और यहां छेद कर दिया। तो ये जो है, अब गैस इधर से इधर आना स्टार्ट करेगी, कि दूसरी तरफ वैक्यूम है तो गैस इधर से इधर आना स्टार्ट करेगी। तो ये जो है ना, ये है भैया पिन होल एरिया। पिन होल एरिया कहने का मतलब बहुत ही छोटा सा छेद, बहुत ही माइक्रो, एकदम छोटा सा छेद। अगर बहुत ही छोटे से छेद में से अगर गैस जो वो डिफ्यूज हो रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इफ्यूजन। कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सेम है, जैसे जो है वो डिफ्यूजन में आएगा वैसा ही इफ्यूजन। तो क्वेश्चन में चाहे डिफ्यूजन लिखा हुआ है चाहे इफ्यूजन लिखा हुआ है, हम तो एक ही बात इसको मानेंगे, ठीक है। तो ये है अपने पास इफ्यूजन और डिफ्यूजन। अब आते हैं, देखो हम जो सबसे जरूरी चीज है वो है भैया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखिएगा क्या है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भैया जी GLD, शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा GLD, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो क्या होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ग्राहम ये कहता है कि भैया जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा ना, उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। देखो हम केवल गैसों की बात करेंगे, तो जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। देखो डिफ्यूजन का मतलब है एक तरीके से कितनी तेजी से गैस लीक हो रही है, जितनी तेजी से लीक होगी हम बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ग्राहम ये कहता है कि जो गैस धीरे लीक हो रही है, इसका मतलब उसमें वजन ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा। तो जिसका मोलर मास ज्यादा, मोटू आदमी जो धीरे भागता है ना, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। अब इसी को मैं लिखना है मुझे, तो मैं ये लिखूंगा। तो ग्राहम ये कहता है अकॉर्डिंग टू GLD, ठीक है, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, ठीक है, will be inversely proportional to the square root of its molar mass। बहुत ही आसान सा काम कि भैया स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आप समझना बात को कि इन जनरल हम ये बोलते हैं कि जो R होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है भैया PA/√M के। क्लियर है कि जो R है ये प्रोपोर्शनल होता है PA/√M के। जनरली ये फॉर्मूला होता है। P यहां पर होता है भैया जी प्रेशर ऑफ गैस,
और ए जो है ना ये होता है भैया एरिया ऑफ होल, कि जिस होल में से गैस लीक हो रही है ना उस होल का एरिया जितना ज्यादा होगा गैस उतनी ही जल्दी भागेगी वहां से, उतनी जल्दी लीक होगी। और एम यहां पर होता है हमारे पास क्या, मोलर मास ऑफ गैस, गैस का मोलर मास। बहुत ही सिंपल सा काम। तो अब ग्राहम ये कहता है कि देखो मान लो कि कोई गैस है ना, और प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ, हम जब भी स्टडी करेंगे तो प्रेशर क्या रखेंगे, पहले कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। मैं आपको वो केस भी बताऊंगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। तो जनरली प्रेशर हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। होल का एरिया, एरिया भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर ये दोनों चीजें मैं कांस्टेंट कर दूं तो भैया जी इस केस में हमारे पास जो आर होगा ना ये रूट एम के क्या आ जाएगा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये रिलेशन आएगा। और यही क्या है, जीएलडी है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देखो जी R1 by R2 is equal to under the root M2 by M1, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। तो दो गैसें हैं, उनके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर दे रखी है, आपको कंपैरिजन करना, तो आप इससे आसानी से क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो बस इतना ही है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात हम कर लेते हैं, देखिएगा जरा, इसको मिटा रहा हूं। हाँ जी, देखो जरा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि कैलकुलेट, है ना, ए गैस सिलेंडर, या ऐसा बोलता हूं ए गैस सिलेंडर इज फिल्ड विथ, a gas cylinder is filled with helium, ठीक है, CH4 and O2 at same pressure, ठीक है। कैलकुलेट the rate of diffusion of gases। बहुत ही आसान सा काम कि आपको जो है इन गैसेस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछी है। क्या करेंगे, हमें पता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है ना ये मोलर मास की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीन गैसें हमारे पास, हीलियम हो गया, CH4 हो गया और O2 हो गया। अब भैया यहाँ पर हीलियम का मोलर मास कितना, 1/√4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√16 हो जाएगा, और ये 1/रूट कितना, 32। पूरी इक्वेशन को सबको √32 से मल्टीप्लाई कर दूं तो √32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो आ जाएगा √8, ये आ जाएगा कितना, √2, और ये आ जाएगा कितना, 1। तो हमारे पास आंसर आएगा √8 को लिख सकता हूं कितना, 2√2 रेशियो √2 रेशियो कितना, 1। दिस इज द आंसर। तो इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ये रहेगी, है ना, या रेशियो जो है वो ये रहेगा। और देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं कि यहाँ पर आपको बोल दिया जैसे कि भाई इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, ठीक है, कि इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज 1/4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2, of rate of diffusion of N2, then calculate the molar mass of gas, ठीक है। तो आपको जो क्या करना है, बेसिकली यहां पर गैस का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे वो रिलेशन, ठीक है, कि जो गैस है इसके लिए मैं लिखूंगा R गैस डिवाइड बाय R N2 इज इक्वल टू अंडर द रूट M गैस डिवाइड बाय क्या, M N2, ऐसा ही लिखूंगा। तो यहां पर क्वेश्चन ने जो बोला है बस क्वेश्चन जैसा बोले वैसा करते जाओ। क्वेश्चन ने बोला है कि R गैस ये है भैया 1/4 ऑफ R N2, ऐसा ही है, वैल्यू रख दो। तो मेरे पास आएगा R N2/4 R N2 अंडर द रूट इसका कितना 28, और ये क्या है M गैस। तो ये तो होगा कैंसिल, इसको रूट को हटाओगे तो इधर कितना आ जाएगा 1/16। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ गैस निकल के आएगा कितना 16 × 28, यानी कि ये आएगा 448। ये यही इसी क्वेश्चन में आपको ये भी बोल सकता है कि आइडेंटिफाई दैट गैस, कि इस गैस को आइडेंटिफाई करो।
तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं कि भाई जिसका मोलर मास चारों में से 448 आएगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ये है भैया सिंपल सा क्वेश्चन। एक और यहां पर क्वेश्चन का टाइप बनता है, वो भी हम देखते हैं। देखिएगा जरा कि एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भैया ऐसा है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ऑफ ए मिक्सचर of O2 and O3 is under the root 8/9 times of rate of diffusion of pure O2। ठीक है, calculate the percentage of O2 in mixture। तो आपको ये बोला है कि मिक्सचर में O2 का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। देखो जी, बहुत ही सीधा सा काम है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको मूल कंसेप्ट बताई थी कि भैया अगर गैसियस मिक्सचर है तो मिक्सचर के केस में हम किसी इंडिविजुअल गैस के लिए मोलर मास की बात नहीं करते हैं कि हम गैसीय मिक्सचर में मान लो इस मिक्सचर का मोलर मास लेना है तो हम ना तो 32 लेंगे जो कि ऑक्सीजन का मोलर मास है, ना ही हम 48 लेंगे जो कि O3 का मोलर मास है। हम दोनों का एवरेज मोलर मास लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो एवरेज मोलर मास निकाल लेते हैं मिक्सचर के लिए। तो देखो यहां पर मैं ये लिखूंगा कि भैया देखो एक तो है R मिक्सचर डिवाइड बाय R O2, ठीक है, ये इक्वल होगा अंडर द रूट M मिक्सचर और ऊपर क्या आ जाएगा MO2। और M मिक्सचर ही क्या है, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास है। तो जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है कि भैया R मिक्सचर इज अंडर द रूट 8/9 टाइम्स ऑफ RO2, ऐसा ही है, वैल्यू रखते हैं। तो यहां पर वैल्यू आएगी अंडर द रूट 8/9 RO2 डिवाइड बाय RO2 इज इक्वल टू MO2 इज 32 एंड दिस इज M मिक्सचर। क्लियर है? तो ये तो हुआ कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाएगा, 8/9 ये 32/M मिक्सचर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास M मिक्सचर आया जो कि क्या है M एवरेज, ये आया भैया कितना 36। ये है एवरेज मोलर मास। ठीक है, अब देखो जी ये कंसेप्ट मैंने मूल कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं कि भाई M एवरेज से अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दो तरीके हैं कि अगर आपको M एवरेज से परसेंटेज निकालना है, आप देखो कि एक तो हमने M एवरेज गैसियस मिक्सचर निकालने के लिए क्या क्या पढ़ा था, ऊपर तो आया था क्या टोटल मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, एक तो ये तरीका था M एवरेज का। तो या तो आप एक काम करो कि मिक्सचर का M एवरेज आया 36, टोटल मोल मान लो 100 में से O2 के मान लो X, तो दूसरे को जाएंगे कितने 100 माइनस X, मास निकालो, टोटल मोल रखो, M एवरेज X की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। या डायरेक्ट मेथड मैंने आपको ये कहा था, मैं डायरेक्ट से ही बता रहा हूं, अगर आपको जो है वो ये समझता है तो आप मूल कंसेप्ट जाके जो एक बार देख ले। M एवरेज का क्या था कंसेप्ट कि मैंने कहा था कि टोटल चीजें तीन, एक तो है O2, एक है O3, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 48, और जो M एवरेज आता है ना वो हमेशा इन दोनों का क्या आता है बीच में ही आता है। और जिसका M एवरेज या जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है मिक्सचर में, M एवरेज उसके नजदीक होता है। जैसे यहाँ 36 है, O2 के नजदीक है, इसका मतलब मिक्सचर में जो है O2 का परसेंटेज ज्यादा है। अब भैया देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, टोटल डिफरेंस कितना है 16। तो भैया मैंने तरीका बताया था कि जिसका परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज ऑफ O2, तो ये निकालने का तरीका टोटल डिफरेंस कितना 16, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको छोड़ के बाकी दो का डिफरेंस कितना है 12 into 100, और ये आएगा कितना 75%। यानी जो मिक्सचर है ना इस मिक्सचर में 75% तो क्या है O2 है और बाकी जो है 25% क्या है O3 है। तो भैया जी देखो ऐसा क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आई होगी, है ना। तो ये है भैया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भैया इसी में नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है अपने पास रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखो कि हमने अभी रेट की बात करी कि जो रेट होती है
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास के, है ना। लेकिन अब एक्चुअल में ये रेट जो है ना वो है क्या, किसको बोलेंगे हम रेट, ठीक है। देखिएगा जरा रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाँ जी, टॉपिक इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। यह बहुत ही ध्यान से देखना, रेट होती क्या है। तो किसी भी डिफ्यूजन, गैस के डिफ्यूजन की जो रेट होती है ना, ये बेसिकली हम नंबर ऑफ मोल के टर्म में, या फिर डिफ्यूज वॉल्यूम के टर्म में, या फिर आप यूं कहो कि डिस्टेंस ट्रेवल के टर्म में, इन तीनों के फॉर्म में हम रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, बाद में समझाता हूं कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन बी expressed in form of number of moles of gas or diffused volume of gas, ठीक है, और distance traveled by gas molecule, और distance traveled by gas molecule, ठीक है। कि भैया हम इन तीनों के फॉर्म में किसी भी गैस की डिफ्यूजन की रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप समझना कि ये वास्तव में होता क्या है ना। तो इसमें दो केस लेते हैं कि केस फर्स्ट, इफ प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर जो है वो गैस का क्या है, कांस्टेंट है। और गैस का प्रेशर अगर कांस्टेंट है, देखो इसकी बात हमने पहले भी करी है कि अभी हमने देखा था कि प्रेशर जो है वो वास्तव में R इक्वल टू या R प्रोपोर्शनल होता है PA बाय रूट F। तो P और A को हमने कांस्टेंट माना, तो ठीक वही काम है, हमें प्रेशर को कांस्टेंट माना है। और प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए मैं रेट को जो है एक्सप्रेस कर रहा हूं। सबसे पहला है इन टर्म्स ऑफ मोल, ठीक, कि मोल के टर्म में हम किसी भी गैस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि पर यूनिट टाइम का मतलब हम 1 सेकंड ले सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं, 1 घंटा ले सकते हैं। जनरली जो वो हम 1 सेकंड लेते हैं। तो आप ये बोलोगे कि 1 सेकंड में कंटेनर से गैस के जितने मोल डिफ्यूज हो गए वही क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो यहां पर मैं बोलूंगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस diffused in 1 second, है ना, is called rate of diffusion, ठीक है। कि भाई 1 सेकंड में जितने मोल डिफ्यूज होते हैं वही क्या है, रेट है। 1 सेकंड में कहता हूं कि 10 मोल डिफ्यूज होते हैं तो रेट हो गई 10 मोल पर सेकंड। 1 सेकंड में 50 मोल डिफ्यूज होते हैं तो रेट हो गई 50 मोल पर सेकंड। 1 सेकंड में 25 मोल डिफ्यूज होते हैं तो रेट हो गई 25 मोल पर सेकंड, ठीक है। तो यानी यहां पर अगर आपको रेट लिखनी है तो हम ये लिख सकते हैं, देखो जरा, कि रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिफ्यूज्ड मोल्स, ठीक है, मान लो n है, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, टाइम टेकन, कि भाई डिफ्यूजन में कितना टाइम लग रहा है। तो ये मान लो टाइम टेकन जो है ये अपने पास है कितना, t, ठीक। तो यहां से देखो रिलेशन क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं R1 बाय R2 इक्वल टू N1 बाय N2 और ये T2 बाय T1। तो मोल की टर्म में अगर आपको रेट को सीखना है या रेट को समझना है तो हम कुछ इस तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करेंगे। क्लियर है बात। फिर भैया जी देखो जरा कि ये तो हुआ अपने पास इन टर्म्स ऑफ मोल। सेम टू सेम हम वॉल्यूम के टर्म में भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं, और आप यूं कहो कि डिफ्यूज्ड या डिस्टेंस ट्रेवल के टर्म में भी रेट को हम इंडिकेट कर सकते हैं। समझना, जैसे कि हमारे पास केस ऐसा है कि भैया जी कंडीशन ऐसी, सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम के टर्म में जो है वो हम कैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि डिफ्यूज्ड वॉल्यूम ऑफ गैस इन 1 सेकंड
ठीक है, इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, कि भाई एक सेकंड में जितना वॉल्यूम जो है वो एक तरीके से गैस का डिफ्यूज हो रहा है, वही क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। मैं कहता हूं एक सेकंड में अगर 20 ml गैस का डिफ्यूज हो रहा है तो रेट होगी 20 ml पर सेकंड। एक सेकंड में जो 50 ml डिफ्यूज हो रहा है तो रेट होगी 50 ml पर सेकंड। तो यहां रेट कैसे लिखूंगा, वही रेट इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या आएगा, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है, ये तो है v और ये है कितना, t। तो अब आप यूं समझना इसको कि हमारे पास जो मैं रिलेशन ये लिख सकता हूं R1 by R2 इक्वल टू V1 by V2, और यहां जाएगा कितना, T2 by T1। ये रिलेशन हमें काम में लेना है। और वही बात जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन किए थे ना रेट ऑफ डिफ्यूजन पर, ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन किया, दो गैसों की रेट को कंपेयर किया, तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन यहां से बनेगा। और तीसरा है भैया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, कि गैस के मॉलिक्यूल जो है ना वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक सेकंड में। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलेंगे। तो मैं बोल देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड। ठीक है, कि एक सेकंड में गैस मॉलिक्यूल अपना जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जैसे एक सेकंड में अगर 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करिए तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप ये समझना कि जैसे ये कंटेनर है, यहां पर गैस है और यहां से गैस जो वो लीक हो रही है, मान लो उसने जो d डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यही क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, d डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो हमारे पास रेट हो जाएगी d मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड जो भी है। ठीक है, तो यानी रेट यहां पर मैं यूं बताऊंगा, ऊपर तो क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मान लो डिस्टेंस इज d, और नीचे आ जाएगा क्या, टाइम टेकन। ठीक है, और टाइम टेकन कितना है, मान लो t है, तो रिलेशन क्या लिखूंगा कि R1 by R2 इक्वल टू D1 by D2, और ऊपर आ जाएगा क्या, T2 by T1। दिस इज द रिलेशन। ठीक है, तो रेट को हम जो इन 3 टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब भाई इन पर जो हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो इन पर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैरोमीटर भी स्टार्ट करेंगे और कंसेप्ट ऑफ पेलोड, ये 2 टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो आपके अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।